नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग फंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपीपीएससी एई 2013 के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पेपर 1 के हैं और ये हमारा दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ अनडिस्टर्ब अंडरेंट स्ट्रेंथ ऑफ ए क्ले इज 40.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर and its remolded underend strength is 26.6 kilonewton per meter square, then the sensitivity of clay will be। sensitivity बताना है हमें। sensitivity का फॉर्मूला क्या होता है? unconfined strength of undisturbed specimen of the soil divided by unconfined strength of specimen of a same soil after remolding, means undisturbed soil by remolding का रेशियो है हमारा। undisturbed soil का स्ट्रेंथ कितना है? 40.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और रिमोल्डेड का है 26.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1.522। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 16 का आंसर नंबर बी 1.52। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वर्टिकल पॉइंट लोड क्यू ऑन द सरफेस इज 500 किलो न्यूटन। सिग्मा जेड प्रेशर इंक्रीमेंट एट 10 मीटर डेप्थ, दैट इज जेड इक्वल्स टू 10 मीटर डायरेक्टली अंडर द एक्सिस ऑफ लोड विल बी। हमें प्रेशर इंक्रीमेंट बताना है। यहाँ पे वर्टिकल लोड 500 किलोमीटर दिया हुआ है और जेड इक्वल टू 10 मीटर पे है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट, जो प्रेशर इंक्रीमेंट है वर्टिकल स्ट्रेस किसी पॉइंट पे आर और जेड में, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा जेड इक्वल टू 3q/2 पाई मल्टीप्लाई 1/z स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/(1 + r/z का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए डायरेक्टली अंडर द एक्सिस पूछा है, मतलब आर हमारा क्या होगा? 0 होगा। डायरेक्ट नीचे डेप्थ में जाना है 10 मीटर पे, तो आर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आर 0 है, हम सीधे निकाल सकते हैं सिग्मा जेड इक्वल टू 3, क्यू का वैल्यू 500 किलो न्यूटन, 2 पाई और जेड हमारा 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1500 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 628.318, दैट इज इक्वल टू 2.387 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा 17 का आंसर क्या होगा? आंसर बी 2.38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, a soil has discharge velocity 6 into 10 to the power minus 7 meter per second and void ratio 0.5, its seepage velocity is। सीपेज वेलोसिटी बताना है। तो देखिए सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी vs इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। तो देखिए अब हमारा वॉइड रेशियो दिया हुआ है, तो इससे हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं। तो पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है? E/1 + E, E इक्वल टू 0.5 एंड 1 + 0.5 दैट इज इक्वल टू 1/3। पोरोसिटी हमारा आ गया 1/3। यहाँ से सीपेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग। सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। पोरोसिटी हमारा 1/3 है और डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 टाइम्स ऑफ 10⁻⁷ है। तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया? सीपेज वेलोसिटी 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 18 का आंसर हमारा ए होगा 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, सॉइल हमारा फुल्ली सेचुरेटेड है, तो स्केम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर बी क्या होगा बताना है। देखिए स्केम्पटन पोर प्रेशर इक्वेशन हमारा है डेल्टा यू इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए इनसाइड ब्रैकेट डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। डेल्टा सिग्मा 1 है हमारा सेल प्रेशर और डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 है हमारा डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए स्केम्पटन पैरामीटर दो तरह के होते हैं, पहला ए और दूसरा बी। अब इसमें इक्वेशन में देख सकते हैं बी और ए हमारा कांस्टेंट नजर आ रहा है, ये हमारा स्केम्पटन पैरामीटर है। तो देखिए जो पैरामीटर ए है वो डिपेंड करता है एनिसोट्रोपी, स्ट्रेन, सैंपल डिस्टरबेंस एंड ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पे सॉइल का, एंड आल्सो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएटर स्ट्रेस। हमें बी के बारे में पूछा है तो बी के बारे में देख लेते हैं। पैरामीटर बी इज अ फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल। जो पैरामीटर बी है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करता है। मतलब बी अगर इक्वल टू 1 है तो मतलब सॉइल हमारा फुल्ली सैचुरेटेड है, और बी इक्वल टू 0 है तो हमारा सॉइल ड्राई है। तो ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में बी का वैल्यू कितना होता है? 1।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस, सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज कम करने के लिए डिस्टर्बेंस को एरिया रेशियो क्या होगा हमारा, ये हमारा एरिया रेशियो का फॉर्मूला है, ए आर इज इक्वल टू डी एक्सटर्नल का स्क्वायर माइनस डी इंटरनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी इंटरनल का स्क्वायर। बताना है क्या होगा, जीरो होगा कि एज हाई एज पॉसिबल होगा या एज लो एज पॉसिबल या इक्वल टू यूनिटी। तो देखिए ये हमारा लोअर सेक्शन है सैम्पलर का, इसमें ये इनसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला है, आउटसाइड क्लियरेंस का है और एरिया रेशियो का है। हमें एरिया रेशियो के बारे में पूछा है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। IS 1892 एंड 1979 रिकमेंड्स करता है इनसाइड क्लियरेंस CI शुड बी फ्रॉम 1 to 3% एंड आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी नॉट मच ग्रेटर देन द इनसाइड क्लियरेंस, ठीक है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 से 2%, ठीक है। अब हमें देखना है एरिया रेशियो। ऑल्सो द एरिया रेशियो शुड बी केप्ट लो एज पॉसिबल, एरिया रेशियो क्या होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा 20 का, ऑप्शन सी एज लो एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 21, 4 vertical columns of same material, height, weight have the same end condition, 4 वर्टिकल कॉलम है, चारों के मटेरियल हाइट और वेट सब सेम है, तो बकलिंग लोड किस में ज्यादा होगा वो बताना है। बकलिंग लोड लार्जेस्ट फॉर कॉलम हैविंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ, किसका होगा, सॉलिड स्क्वायर होगा या थिन होलो सर्कल होगा या सॉलिड सर्कल होगा या एच सेक्शन होगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, b⁴/12 और ये हमारा सर्कल है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है πd⁴/64। तो देखिए यूलर्स बकलिंग लोड हमारा क्या होता है, π²EI/L², ये हमारा यूलर्स बकलिंग लोड है। तो हमें दिया गया है कि हाइट वेट और मटेरियल सब सेम है, तो वेट को चलिए इक्वेट करते हैं। दिया हुआ है कि वेट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ सर्कल, तो वेट क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हमने एरिया इंटू लेंथ लिखा है, उसी तरह वेट ऑफ सर्कल को भी हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है। इससे मटेरियल अगर सेम है तो रो एस और रो सी कट जाएंगे और एरिया भी लेंथ और लेंथ दोनों कट जाएंगे। एरिया हमारा होगा b² इक्वल टू πd²/4, सर्कल का एरिया πd²/4 और स्क्वायर का एरिया b², ठीक है। अब देखिए PS/PC मतलब बकलिंग लोड ऑफ स्क्वायर बाय बकलिंग लोड ऑफ सर्कल करेंगे तो π²ES/L², ये हमारा फॉर्मूला से निकला, और आई के जगह पे हमने रख दिया है b⁴/12 और सर्कल का हमने नीचे रख दिया है πd⁴/64। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मटेरियल सेम है, तो हमारा देखिए b² इंटू b² कर सकते हैं b⁴ को डिवाइडेड बाई 12 और ये जैसे का तैसा है πd⁴/64। यहाँ से PS/PC निकालेंगे तो हमारा आएगा π/3। तो इसे आप देख सकते हैं कि p² हमारा p सर्कल से बड़ा है, मतलब बकलिंग लोड ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन बकलिंग लोड ऑफ सर्कल। अब देखिए स्क्वायर से सर्कल छोटा पड़ गया तो सर्कल को होलो सर्कल से रिलेट करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कल से स्क्वायर हमारा बड़ा है, तो स्क्वायर को अब होलो सर्कल से रिलेट करके देखते हैं। तो देखिए नाउ रिलेट द सॉलिड स्क्वायर विद द होलो सर्कल, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का अभी देखा हमने b⁴/12, ये होलो सर्कल का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है πd⁴ आउटर माइनस d⁴ इंटरनल बाय 64, ठीक है। अब वेट हम इक्वल करेंगे सेम उसी तरह रो एस मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ होलो सर्कल मल्टीप्लाई एरिया ऑफ होलो सर्कल एंड लेंथ ऑफ होलो सर्कल। यहाँ से देखिए डेंसिटी और ये डेंसिटी दोनों कैंसिल, यहाँ से लेंथ और ये लेंथ कैंसिल, मटेरियल सेम है लेंथ सेम है, ठीक है। यहाँ से एरिया दोनों को इक्वल करेंगे तो स्क्वायर का एरिया b² और होलो सर्कल का एरिया π/4 d0 का स्क्वायर माइनस di का स्क्वायर, ठीक है। इससे देखिए b²/d0² माइनस di स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 हमने निकाल लिया है ऊपर के इक्वेशन से, ठीक है। अब बकलिंग लोड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बकलिंग लोड ऑफ होलो सर्कल लिखेंगे, तो जिसमें मैंने पहले π² E/L² को काट दिया है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिलेट कर रहे हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का क्या होगा, b⁴/12, और होलो सर्कल का इनर्शिया यहाँ से देख सकते हैं आप, वही मैंने यहाँ लिखा है, π/64 d0⁴ -di⁴। अब यहाँ से देखिए 64 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आएगा, ये पाई है, b⁴/d0⁴ -di⁴। अब इससे आप सोल्व कर सकते हैं। 64 को हम 4 से काटेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना, 16, और ये हमारा आएगा 3, ठीक है, 4 से काटने पर देखिए यहाँ 16/3 पाई लिखा है हमने, और b⁴ को b² × b² कर दिए हैं। यहाँ से देखिए एक b² का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, π/4 आ जाएगा, ठीक है। 16 b² उसी तरह है 3 पाई, और यहाँ से b² d⁻² का वैल्यू हमने π/4 लिखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं PS/PSC = 4b² 3 ऑफ d0² प्लस di²। इससे आप देख सकते हैं कि ये नीचे का टर्म जो है बड़ा है मीन्स PS हमारा छोटा हो जाएगा। PS छोटा हो जाएगा मीन्स बकलिंग लोड ऑफ स्क्वायर इज लेस देन बकलिंग लोड ऑफ होलो सर्कल। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। यूलर्स बकलिंग लोड हमारा π² EI/L² है। फर्स्ट रिलेशन से हमने निकाला कि बकलिंग लोड ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन बकलिंग लोड ऑफ सर्कल, और सेकंड रिलेशन से मिला हमें बकलिंग लोड ऑफ स्क्वायर इज लेस देन होलो सर्कल, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो होलो सर्कल का बकलिंग लोड है स्क्वायर से ज्यादा है। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और अगर ऑप्शन में होलो सर्कल हो तो आप होलो सर्कल को टिक करके आगे निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन में होलो सर्कल नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता है, सॉलिड स्क्वायर होता है। तो इस केस में हमारा क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी, थिन होलो सर्कल। क्वेश्चन नंबर 22, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड एट बोथ एंड्स in position but not restrained in direction is x times its length between the two ends। तो हमें बताना x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड एट बोथ ends in position but not restrained in direction, इसमें क्या होगा, देखिए ये आप देख सकते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ ends बट नॉट रेस्टेंट सेकंड डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू होता है 1.0 L। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1, x हमारा क्या होगा 1, मतलब 1.0 L, ठीक है। क्वेश्चन 22 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ, क्या है बताइए, किसके पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस होता है इफेक्टिव लेंथ। देखिए, लेंथ ऑफ कॉलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेयर अ कॉलम गेट्स इट्स फिक्सिडिटी ऑफ सपोर्ट सो इट्स मूवमेंट इज रिस्ट्रेन्ड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है, हाइट बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्सर ऑफ द बकल्ड कॉलम, ठीक है। कंट्राफ्लेक्सर का बीच का हाइट होता है। तो कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है, वैसा पॉइंट जहां बेंडिंग मोमेंट 0 हो और वो पॉइंट जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज करे। वी ऑलरेडी नो दैट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। जहां बेंडिंग मोमेंट का कर्व है वो अपना साइन चेंज करता है, और जो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है उसका मोमेंट क्या होता है, 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 0 मोमेंट। क्वेश्चन 23 का आंसर सी, 0 मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, अ स्टील प्लेट इज 300 mm वाइड एंड 10 mm thick. It has one rivet of nominal diameter 18 mm. The net sectional area of the plate is, नेट सेक्शनल एरिया बताना, ठीक है। तो नेट सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस डी डैश टाइम्स ऑफ टी। डी डैश क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 19.5 mm। अब फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं तो 300 माइनस 19.5 इंटू 10 इक्वल्स टू 280.5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू नेट सेक्शनल एरिया इज इक्वल्स टू 2805। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी होगा 2805 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, वर्टिकल वेब स्टिफनर्स आर यूज्ड इन प्लेट गिडर। वर्टिकल वेब स्टिफनर जो होता है प्लेट गिडर में क्यों यूज करते हैं, तो स्टिफनर्स क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टू द थिन वेव्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को बचाने के लिए यूज करता है ड्यू टू वेव बकलिंग,
मतलब बकलिंग को रोकने के लिए काम आता है। इट इज यूजुअली नेसेसरी टू स्टीफेंस द वेव्स ऑफ प्लेट गियर्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू वेव बकलिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, अवॉइड बकलिंग ऑफ वेव प्लेट। क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा? अवॉइड बकलिंग ऑफ वेव प्लेट। क्वेश्चन नंबर 26, इन केस ऑफ आई सेक्शन स्टील बीम, आई सेक्शन स्टील बीम में क्या केस बनता है? देखिए, shear capacity of flange is neglected, shear capacity of wave is neglected, shear capacity of both flange and wave is neglected, and D, none of the above। तो देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल shear स्ट्रेस क्या होता है हमारा? 0.45 टाइम्स ऑफ Fy, ठीक है। तो where Fy is the yield stress of structural steel to be used, it is to note that in the case of rolled beams channels the design shear is to be found as the average shear, ठीक है। For rolled steel beams and channels, it is assumed that the shear force is resisted by wave only. So the portion of shear resisted by flanges are neglected. Means shear capacity of flange is neglected. हमारा क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, shear capacity of flange is neglected। क्वेश्चन नंबर 27, the weakest plane in a fillet wave is, वीकेस्ट प्लेन बताना है फिलेट वेल्ड में क्या होता है। तो देखिए, थ्रोट जो होता है फिलेट वेल्ड में वो मिनिमम थिकनेस का होता है, ठीक है, वेल्ड विद द मिनिमम थिकनेस, हेंस इट विल कैरी द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड हेंस इट इज द वीकेस्ट सेक्शन। मींस हमारा जो ऑप्शन सी है अलोंग द थ्रोट, ये हमारा सही होगा। द वीकेस्ट प्लेन इन फिलेट वेव इज अलोंग द थ्रोट, थ्रोट के अलोंग में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ बताना है जिसमें स्टील हमारा फेल्स कर जाता है रिपीटेड लोड एप्लीकेशन में। तो वो क्या होता है हमारा? फटीग स्ट्रेंथ। फटीग स्ट्रेंथ होता है कि द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट ब्रेकिंग कॉल्ड द इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, और इंड्योरेंस लिमिट भी बोलते हैं उसे, ठीक है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी, फटीग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 29, if the angle between the fusion faces of the fillet weld is 60 degree to 90 degree, ठीक है, तो the effective throat thickness as per IS is equals to, इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा फिलेट वेल्ड का फ्यूजन फेस जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री है, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है वो बताना है। तो देखिए, ये एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस है 60 से 90 डिग्री, 91 से 100, 101 to 106, 107 to 113 एंड 114 to 120। तो ये जो k का वैल्यू दिया हुआ है 0.7, हमें इसके लिए देखना है 60 से 90 डिग्री के लिए 0.7, तो 1/√2 जो होता है वो 0.7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 29 का आंसर क्या होगा? ए, 1/√2 साइज ऑफ वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 30, द जंक्शन बिटवीन द फ्लेंज एंड द वेव ऑफ आई सेक्शन इज, फ्लेंज एंड वेव का जंक्शन जो आई सेक्शन में होता है उसे क्या कहते हैं? तो इन द स्टील सेक्शन द जंक्शन बिटवीन द फ्लेंज एंड वेव इज नोन एज फिलेट जॉइंट, फिलेट जॉइंट कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 30 का आंसर सी, फिलेट जॉइंट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा कुछ ही दिनों में। आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू।